डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम जा रहे हैं डिस्कस करने, एंड दैट इज नथिंग बट वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यूं तो आप 12th क्लास में वेक्टर पढ़े होंगे, वेक्टर के कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। और जैसा कि हम जो है थोड़ा सा आपको इसका कहें तो बैकग्राउंड यदि बताएं, तो हम लोगों ने पढ़े जो हैं उसमें बेसिकली वेक्टर तो पढ़े ही पढ़े हैं। कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है ना, कोई भी क्वांटिटी हो उसमें दो पार्ट होते हैं, या तो वेक्टर होगा या स्केलर होगा, ठीक है ना। अच्छा, लाइफ में कोई भी चीज आप देखेंगे तो देयर आर टू थिंग्स, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक ना। बीच में भी एक होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक ना, बिकॉज इट इज द ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ। अब देखिए जो कोई भी क्वांटिटी है उसमें दो चीज होता है, या तो आपका मैग्नीट्यूड होगा या मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स की अमाउंट है, तो क्या होगा, वह स्केलर होगा। और यदि डायरेक्शन भी है उसके साथ तो वेक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग 5 kg वेट। तो ये 5 kg क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक ना। सो इट इज स्केलर क्वांटिटी, बट आई एम टेलिंग यू कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg विच इज ट्रेवलिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये 5 kg जो मास है वो तो स्केलर हो गया, लेकिन 20 मीटर पर सेकेंड इट इज मूविंग, इट इज चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है ना। इट इज चेंजिंग द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी क्या हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई भी क्वांटिटी जिसका कि मैग्नीट्यूड है सिर्फ, वह स्केलर होगा, और मैग्नीट्यूड और जो है डायरेक्शन दोनों हो तो क्या होता है, वेक्टर होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, एक चीज और समझिएगा कि जब भी किसी प्लेन की बात करते हैं तो हम लोग एक्स वाई और जेड की बात करते हैं। किसकी, वाई, और इसको हम मानेंगे जेड, और इसको मानेंगे हम एक्स, ठीक है। प्लेन की यदि बात करें तो ये जो है आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। देखिए एक्स वाई प्लेन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है छोटा सा जेड और एक्स प्लेन, जेड और एक्स प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन, और यह जो है क्या हो जाएगा आपका वाई जेड प्लेन, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन हो गया। अब इसी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड को, एक्स को हम लोग आई से यूनिट वेक्टर से इंडिकेट करते हैं, और वाई को जे वेक्टर से, और जेड को के वेक्टर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें चलते चलते एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, रोटेशन का, ठीक है। अब यहाँ रोटेशन की यदि हम बात करें, ठीक है ना, रोटेशन की यदि बात करें तो ये मान लीजिए कि आपका आई है, ये है जे, और ये है के। चाहे इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो तो तीन ही एक्सिस है, तो ये सर्किल है, और तीन ही यदि एक्सिस हो, दैट मीन्स कि आइसोमेट्रिक, तो ये क्या हो गया, एक्स वाई और क्या हो गया, जेड, एक्स वाई जेड। एक्स को हम लोग यूनिट वेक्टर आई से एक्स डायरेक्शन में शो करते हैं, वाई को जे वेक्टर से शुरू करते हैं, शो करते हैं। और ये यूनिट वेक्टर जैसे ये ऊपर जो है ना देते हैं तो कई बार हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, या मिस कर जाते हैं। 99% केसेस में मैं नहीं लिखूंगा, ये अंडरस्टूड रखिएगा आप। और ये जो है के है, लेकिन ये अब थोड़ा सा देखिएगा, आई इंटू आई हमेशा जो है जीरो होता है, जे इंटू जे इसी एक्सिस पर, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो। के इंटू के जीरो हो जाएगा, लेकिन आई इंटू जे क्या होगा, देखिए तो आई इंटू जे जो है क्या होगा, के। हमेशा ध्यान रखिए इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आई जे क्या हो जाएगा, के आई क्या होगा, जे, ठीक है ना, के इंटू आई इंटू जे, के जे इंटू के आई, ठीक है ना, जे इंटू के क्या हो जाएगा, आई। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। दूसरा एक चीज और देखिएगा, जैसे आई इंटू के हो गया, आई इंटू के, तो अब डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, आई इंटू के, तो क्या हो जाएगा, माइनस जे, ठीक है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है।
यहाँ तक आई थिंक ये बेसिक जो 12th क्लास में पढ़े थे वह हमने आपको बता दिया। अब आगे थोड़ा सा देखेंगे। आगे ये देखना है हमें, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर हमने आपको बता दिया। क्या बता दिया हमने? कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर बता दिए। कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर बताने के बाद हम लोग वेक्टर कैलकुलस की शुरुआत करेंगे, और बाय द वे अभी ही शुरुआत करेंगे, तो अब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस, और जब वेक्टर की बात करेंगे और कैलकुलस उसमें आ जाएगा। कैलकुलस क्या मतलब? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो बारी बारी से दोनों चीज देखेंगे आज, इंटीग्रेशन भी देखेंगे और डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। और उसके बाद कर्व इन स्पेस। स्पेस तो आज नहीं देख पाएंगे, बट प्लेन जरूर देखेंगे कि प्लेन में 2D प्लेन, जैसे हमने प्लेन बताया ना कि देयर आर 3 प्लेन्स, ठीक है, 1 प्लेन, 2 प्लेन एंड 3rd प्लेन। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा और इसमें हम लोग करेंगे भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर कैलकुलस में, तो वेक्टर कैलकुलस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो इन शॉर्ट्स आपको बता दें कि सबसे पहले तो कर्व जो है हम बताए ही कि प्लेन में या स्पेस में पढ़ेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक ना, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, स्केलर एंड पॉइंट, स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन की बात करेंगे हम, ठीक ना, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, डेल जो है बात करेंगे, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये सब चीजें धीरे धीरे हम बात करेंगे। अब बात करें उसके पहले हम पढ़ते हैं, अब शुरुआत तो करें, ठीक है ना। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर की। किसकी शुरुआत कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर की यदि हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि वेक्टर कोई क्वांटिटी है। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आर कोई वेक्टर है। आर क्या है? कोई वेक्टर है। आर क्या है? वेक्टर है। और ये मान लीजिए एज ए स्केलर वेरिएबल है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज चेंजिंग, ठीक है ना। देन आर इज सेड टू बी ए फंक्शन ऑफ एफ टी। यदि आर क्या है? टी के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, एंड इट इज कंटिन्यूअसली वेरिंग विथ वेरिएशन ऑफ टी, देन इट इज कॉल्ड आर इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये याद रहेगा। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखें हम थोड़ा सा, कि जस्ट एज इन स्केलर कैलकुलस वी डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन आर इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो यहाँ पर चेंज क्या होगा? पहले टी था, उसके बाद क्या हो गया? डेल्टा टी, और माइनस क्या, पहले क्या था शुरू में? एफ ऑफ टी, और दोनों में चेंज कितना हुआ? डेल्टा टी, और लिमिट लगा देंगे क्या? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये स्केलर बेसिस पे हमने इसको डिफाइन किया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिखते हैं या तो डी आर बाई डी टी लिख दें हम, या इसी को हम डी एफ ऑफ डी टी लिख दें, या इसी को या एफ ऑफ टी लिख दें। अब वो आपके ऊपर है कि क्या आप लिखते हैं, ठीक है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका जनरल रूल क्या है डिफरेंशिएशन का? जनरल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, जनरल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन आप देखेंगे तो इट इज वेरी मच सिमिलर टू ऑर्डिनरी कैलकुलस। आइदर लीनियर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताए हैं या पार्शियल, सिमिलर वे में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलस की यदि बात करें तो कुछ फंक्शन की हमको बात करनी पड़ेगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यदि फाई आपका कोई फंक्शन है, एफ है, जी है, ठीक ना, जी है, एच है, etc आर स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन ऑफ ए, आर लिख देते हैं, etc आर स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन आर वेक्टर फंक्शंस
ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी। ठीक है, और जब स्केलर वेरिएबल से जुड़ जाएगा तब यही तो वेक्टर हो जाता है। तो यदि कोई भी फंक्शन है और ये डी बाई डी टी यदि आप लिखते हैं और ये है एफ प्लस जी माइनस एच, ये जनरल रूल्स, ये सिंपल क्या निकल करके आता है, डी एफ बाई डी टी, ध्यान रखिएगा, डी जी बाई डी टी माइनस डी एच बाई डी टी। ये बहुत सिंपल तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, ठीक ना। सिंपल यदि आप करते हैं कि डी एफ ऑफ फाई है अपॉन डी टी, तो ये सिंपल रूल क्या है, पहला जो कहते हो दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जो कहते हो पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक ना। सिंपल जो रूल हमारा है उसी से हम बनाते रहेंगे। उसके बाद मान लीजिए डी बाई डी टी है और क्या है एफ डॉट जी, ठीक ना, इसको डॉट बोलते हैं और एक क्रॉस भी हम बताएंगे अभी, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर डी बाई डी टी और ये एफ क्रॉस जी, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आगे चल करके हम लोग डेल्टा जब पढ़ेंगे, डेल पढ़ेंगे, डेल अप्लाइड टू स्केलर, डेल अप्लाइड टू वेक्टर, उसमें इसका कॉन्सेप्ट और जो है मतलब कि स्ट्रांगली हम जो है बताएंगे आपको। एफ डॉट जी को एफ डॉट डी जी बाई डी टी प्लस जी और डी एफ बाई डी टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ क्रॉस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी और प्लस डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी, ये कॉन्सेप्ट जाता है हमेशा, ठीक है ना, क्या हमेशा। उसी तरह से डी बाई डी टी की बात करते हैं और यहाँ पर एफ क्रॉस जी और कोई क्रॉस फिर से एच है, ठीक ना, फिर से क्रॉस एच है। तो अब इसको कैसे तोड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी इंटू एच प्लस प्लस और ये एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी क्रॉस एच, ठीक ना। पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है, फर्स्ट एज सॉरी सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डीसी और उसके बाद फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डीसी प्लस अब पूरा का पूरा इसको एफ क्रॉस जी को एक जगह कर लिए और इधर क्या आ जाएगा डी एच बाई डी टी, सही है। उसी तरह से एक लास्ट देख लीजिए कि डी बाई डी टी है और ये एफ जी एच ऐसा कुछ आ जाए तो क्या होगा, सिंपल डी एफ बाई डी टी और इधर जी एच रहेगा प्लस एफ डी जी बाई डी टी एच, पहले को दूसरे को अब तीसरे को प्लस एफ, ठीक है, एच सॉरी एफ जी डी एच बाई डी टी। इस तरह से ये जनरल रूल्स आपका निकल करके आ गया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक में कहीं कोई डाउट की संभावना तो नहीं है, ठीक ना। अब इसमें लिमिट वगैरह निकालना हो, ठीक ना, प्रूव करना हो, ठीक ना, तो आप सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट लगा करके कि टी प्लस डेल्टा टी लगा करके कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कुछ नोट्स करके आपको डाल देते हैं, ठीक है। ये नोट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट चीज है कि यदि ये एफ ऑफ टी हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये एफ ऑफ टी यदि कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखा है, ठीक ना, सपोज कीजिए कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप पढ़ते जा रहे हैं, x जीरो हो गया तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया कि नहीं। उसी तरह से एफ ऑफ टी है ये कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, देन एफ डॉट डी एफ बाई डी टी क्या हो जाएगा जीरो, देन एफ डॉट डी एफ बाई डी टी जीरो हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज की यदि एफ ऑफ टी है और डॉट एफ ऑफ टी फिर से आ गया तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ
टी का होल स्क्वायर, और ये अपने आप में फिर से क्या आ गया, कांस्टेंट एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल टू जीरो मान लीजिए, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी जीरो है, इसका मतलब कि डी एफ बाई डी टी इज परपेंडिकुलर टू एफ है। ये जो है याद रखने वाली बात है कि डी एफ बाई डी टी यदि एफ के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। सिमिलरली ये तो आपका जो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, लेकिन यदि कांस्टेंट डायरेक्शन हो, फिक्स डायरेक्शन हो तो, ठीक ना, ये इफ टी हैज कांस्टेंट या फिक्स डायरेक्शन, देन एफ डॉट डी एफ बाई डी टी जीरो नहीं होगा, बल्कि एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अब ये भी एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्या ध्यान रखने वाली बात है कि डॉट क्या इंडिकेट करता है, परपेंडिकुलर, क्रॉस क्या इंडिकेट करता है, परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो जब दोनों ही परपेंडिकुलर शो कर रहा है तो क्या मतलब हुआ, नहीं, देखिए यहां पर डॉट का मतलब तो है परपेंडिकुलर, और यहाँ क्रॉस का मतलब होता है पर पैरेलल, लेकिन यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। रीजन क्या है कि जहां जो चीज कांस्टेंट रहेगा वहां पर वह चीज जीरो हो जाएगा, ठीक ना, वहां पे वह चीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा एक देखिएगा, उसी तरह से मान लीजिए कि जी ऑफ टी क्या एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एफ ऑफ टी। g of t is the unit vector in the direction of f of t। तो अब क्या लिख सकते हैं कि f of t इक्वल टू f of t स्मॉल में f of t और g of t, वेयर बोलिएगा सर ये f of t कहाँ से आ गया, f of t या g of t तो समझ में आ रहा था, लेकिन f of t क्या है, तो बेसिकली f of t ये कैपिटल f of t का मैग्नीट्यूड है, मोड, ठीक ना, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड यदि हम सिर्फ लेंगे तो हमारा यहाँ पर उसका डायरेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये यदि हम डी एफ बाई डी टी करते हैं, डी एफ ऑफ, ठीक ना, एफ ऑफ टी अपन डी टी करते हैं या डी एफ ऑफ डी टी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ डी जी बाई डी टी और प्लस g इंटू डी एफ बाई डी टी, ठीक ना, इसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक ना। और यही यदि f क्रॉस डी एफ बाई डी टी आप करेंगे, f क्रॉस डी एफ बाई डी टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ जी और क्रॉस ये एफ डी जी बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी इंटू जी, ये आपका हो गया। अब इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर ऑफ जी इंटू डी जी बाई डी टी, और यदि डायरेक्शन कांस्टेंट है तो जी इंटू डी जी बाई डी टी तो जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बना करके देखिए आप, देखिए अभी आप क्या समझे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से किसी वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, और ये जो जनरल रूल्स है जिसको कॉमन रूल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसका कॉन्सेप्ट हमने समझाया। फिर ये कुछ नोट्स कि कैसे डॉट प्रोडक्ट काम करता है, डॉट मतलब परपेंडिकुलर, क्रॉस मतलब पैरेलल, सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, ठीक है। ये क्रॉस है और ये डॉट है, ठीक है। क्वेश्चन है यदि मान लीजिए आपके पास एक कि कोई जो है ए है और ये जो है आपका वैल्यू दिया हुआ है 5t² i प्लस tj माइनस tq और b दिया हुआ है आपका कितना, sin ti माइनस cos tj, ठीक है। निकालना क्या है आपको निकालना है सिंपल a डॉट b का डिफरेंशिएशन, टू फाइंड
डी बाई डी टी और ए डॉट बी। क्या निकालना है? ए डॉट बी। अब थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, इसको बनाते कैसे हैं। सिंपल, क्या करना है आपको, डी बाई डी टी ए डॉट बी। अब ए डॉट बी यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर ए डॉट बी निकालेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ए डी बी बाई डी टी प्लस बी और डी ए बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए यही लिख दे। अब हम डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 5t² आई प्लस टी जे माइनस टी क्यू के। ठीक है, डॉट डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन टी का क्या होता है, कॉस टी आई माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन टी जे प्लस बी कितना है साइन टी आई माइनस कॉस टी जे। ठीक है, और डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा 5 to 10 टी आई प्लस जे और माइनस 3t² के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। आई आई, अब ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक ना, क्या है डॉट प्रोडक्ट है, तो 5t², ठीक है 5t² cos t स्क्वायर cos t, फिर ये इसके साथ ये क्या है j है ना, तो आई जे 0 डॉट प्रोडक्ट में, ठीक ना, यही क्रॉस में रहता आई क्रॉस जे क्या हो जाता है के। ध्यान रखिएगा, ये सब हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि आई इंटू जे रहता तो क्या हो जाता आई डॉट आई, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड में निकल करके आ जाएगा, लेकिन आई डॉट जे क्या हो जाएगा हमेशा 0, आई डॉट के क्या हो जाएगा 0, जे डॉट के क्या हो जाएगा 0, लेकिन यही आई क्रॉस आई जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा। जैसे ये यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकला, लेकिन यहाँ पर ये 0 होगा, लेकिन आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हमने इसको यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगा 5t² cos t प्लस टी साइन टी प्लस इधर क्या हो जाएगा 10 साइन टी 10 टी साइन टी माइनस कॉस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप जोड़ लीजिए इसको, ये जो है 5t² है तो 5t² ही बचेगा, 5t² cos t प्लस टी और 10t 11t साइन टी माइनस कॉस टी। ये आपका ओवरऑल क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्या डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। अब बात कर लेते हैं कर्व्स इन प्लेन, वो भी 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कर्व्स इन प्लेन की यदि हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कर्व्स इन प्लेन की, तो कर्व इन स्पेस और कर्व इन प्लेन में अंतर क्या है। स्पेस में मतलब 3D हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको कर्व लेना है, सिंपल कर्व है, तो कर्व इन स्पेस क्यों ना ले, ये स्पेस ही सही था, कर्व इन स्पेस। अब कर्व इन स्पेस की बात करते हैं, तो एक पहले स्पेस में या प्लेन में एक ड्रॉ करके देखें, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए z और इसको मान लीजिए क्या x। ठीक है, ये कोई आपका कर्व है, ठीक है, ये क्या है कोई कर्व है। अब यहाँ से आप जाएंगे तो ये मान लीजिए कि क्या है पॉइंट P, और P नट क्या है कर्व है, और यहाँ पर एक हुआ, और दूसरा जो है यहाँ पर मान लीजिए क्या है ये Q, ये क्या हो गया Q। अब यहाँ से ये तो कर्व हो गया, अब यहाँ से आप क्या करते हैं, इस पॉइंट P पर, P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या,
ये क्या हो गया टेंजेंट, ठीक ना, टेंजेंट, और इस P और Q को मिला देंगे, ठीक है, ये क्या हो गया कॉर्ड, ये क्या हो गया कॉर्ड, और जो हम शुरू में R माने थे फंक्शन, क्या R, तो वही R मान लीजिए कि यहाँ पर चेंज है, क्या डेल्टा R, क्या चेंज है डेल्टा R, ये जो है R ऑफ t है, और बाद में चल करके ये t प्लस डेल्टा t, थोड़ी देर के बाद ये सिचुएशन इसका हो गया है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें समझिएगा कि ये टेंजेंट जो ड्रॉ किए, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट बेसिकली किसी भी पॉइंट का जो है, खास करके इमेजिनरी पॉइंट भी यदि है तो उसका एग्जैक्ट जो है लोकेशन इंडिकेट करता है, कंडीशन ड्रॉ कंडीशन इंडिकेट करता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है क्या है आपका आर ऑफ टी, ठीक ना, आर ऑफ टी क्या है एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे प्लस जो है जेड ऑफ टी के, ये आई जे और के क्या है यूनिट वेक्टर है। तो दीज आर विद पोजीशन वेक्टर, ठीक ना, एट पी, या पी नट कोई एक कर्व है, ठीक ना। अब सपोज कर लीजिए कि ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ये जो कोई भी पॉइंट P है उसका ये क्या है पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। देन एज द स्केलर पैरामीटर सपोज T is taken different value, the P point traces out a curve in a space, and if the neighboring point Q corresponds to T plus delta T, T टाइम पर ये P पर था, T प्लस डेल्टा T टाइम पर ये कहाँ पहुंच गया Q पर, देन आप क्या लिख सकते हैं डेल्टा R इक्वल टू R T प्लस डेल्टा T माइनस R ऑफ T, अच्छा डेल्टा R अपन डेल्टा T is directed along the chord PQ as delta T tends to 0, as delta T tends to 0, डेल्टा T क्या है tends to 0 है, then delta R by delta T, where delta T is tends to 0 is tangent to the space, तो delta R by delta T is the tangent to space, ये क्या हो गया tangent to space, that means कि यहाँ पर R डैश इक्वल टू आप लिख सकते हैं dr by dt, ठीक है। दैट मीन्स कि इसका कर्व क्या हो जाएगा, कर्व तो आपका लिखा हुआ ही है, क्या लिखा हुआ है R इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक ना, R इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब लेट पी नट जो कोई पॉइंट है पी नट बी ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दिस कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू t इक्वल टू t0 एट t इक्वल टू t नट है। If S be the length of arc P nut P, ठीक ना, if let P be the fixed point, ये हमने मान लिया। अब P nut P की यदि बात करते हैं, P nut P की इतने ही दूर की, तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि इसकी लेंथ क्या है डेल्टा S है, तो P nut P को हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा T, छोटे से पोर्शन को हमने कंसीडर किया है, दैट मीन्स कि डेल्टा S बाई डेल्टा R, और डेल्टा R आ गया तो डेल्टा R बाई क्या हो जाएगा डेल्टा T, फर्स्ट टू लास्ट, ठीक ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर R डेल्टा R क्या था PQ, तो R क्या हो जाएगा PQ, और अपन क्या हो जाएगा कोड PQ,
ठीक है, और इधर आपका डेल्टा आर बाई डेल्टा टी तो है ही, ठीक ना। अब एज लिख सकते हैं आप, एज क्यू टेंस टू पी, क्यू जो है पी की ओर जाता है, अलोंग द कर्व, अलोंग द कर्व, किसके अलोंग, क्यू पी, अलोंग द कर्व क्यू पी, दैट इज डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जा रहा है, 0। देन यहां पर आप लिख सकते हैं पी क्यू अपन कोड, पी क्यू जो कोड है आपका, ठीक है, क्या है कोड, पी क्यू इज द कोड एंड दैट इज टेंस टू 1 यूनिटी, ठीक है। तब आप क्या लिख सकते हैं कि डी एस बाई डेल्टा टी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक ना। ये आपका एक फॉर्मूला टाइप से निकल करके आ जाता है, ठीक है। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, आर डैश ऑफ टी लिख सकते हैं। और यदि आर डैश ऑफ टी कंटिन्यूअस फंक्शन हो, इफ आर डैश ऑफ टी इज कंटिन्यूअस फंक्शन हो, और देन आर्क पीनट पी, देख लीजिए फिगर में, पीनट पी इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू टी नट से टी टाइम पर जा रहा है और मोड ऑफ आर एस डी टी हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो है इंटीग्रेशन टी नट से कहाँ तक, टी तक, और ये आर डैश का स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस जे डैश का स्क्वायर डी टी हो सकता है। इफ यू टेक एस एज ए पैरामीटर इन प्लेस ऑफ टी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंट वेक्टर, यहां पर एक छोटा सा लिख देते हैं लाइन ताकि याद रहे, इफ वी टेक एस एज द पैरामीटर in place of t, then magnitude of tangent vector that is डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 1। दस डिनोटिंग द यूनिट टेंजेंट वेक्टर बाय टी, यदि यूनिट टेंजेंट वेक्टर को टी से इंडिकेट कर देते हैं तो यही क्या निकल करके आ जाता है आपका, टी इक्वल टू डी आर बाई डी एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टी इक्वल टू डी आर बाई डी एस, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल करके, टेंजेंट, ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग हर जगह पे, टेंजेंट, टी इक्वल टू डी एस बाई डी आर। तो आई होप कि अब जो है आप टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक ना। टेंजेंट के कॉन्सेप्ट के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा, क्या, प्रिंसिपल नॉर्मल। अच्छा देखिए, जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले एक चीज थोड़ा सा हम बताएं कि एक्स वाई जेड अभी हमने बताया था और 120 डिग्री पे अपन लिए थे, ध्यान दीजिएगा, क्या लिए थे, 120 डिग्री पे इसको लिए थे, ठीक है। कितने पे लिए थे, 120 डिग्री पे। अब 120 डिग्री पे जब आप लेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर 3 एक्सिस, मतलब इसको हम लोग क्या बोले थे, प्रिंसिपल नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल नॉर्मल, और इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल और इसको बोलते हैं क्या, टेंजेंट। ये कैसे, तो एक आध लेक्चर में इसको हम लोग अलग से प्रूफ भी करेंगे, टेंजेंट। अच्छा, ये कर्व क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर प्लेन भी क्या हो जाता है,
3 प्लेन हो जाता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी देखिए ये आपका 3 प्लेन हो गया। ठीक है, अब इस प्लेन का सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन, इसको बोलते हैं ऑस्किलेटिंग प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन, ऑस्किलेटिंग नहीं, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफाइंग प्लेन। रेक्टिफाइंग प्लेन। अब जो प्रिंसिपल नॉर्मल है, यहां पर जैसा कि अभी आप देखे थे कि टी यूनिट वेक्टर, टी इक्वल टू क्या निकाले हैं? टी इक्वल टू डी आर बाई डी एस। ये आपने एक निकाला था अभी इक्वेशन, टी इक्वल टू डी आर बाई डी एस। तो यहां पर प्रिंसिपल नॉर्मल की यदि हम बात करते हैं तो टी इज यूनिट वेक्टर, इफ टी इज, या टी है ही, टी इज यूनिट वेक्टर दैट मीन्स कि डी टी अपॉन डी एस इंटू टी इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि डी टी अपॉन डी एस इज परपेंडिकुलर टू क्या? टी। टी के क्या है? ये परपेंडिकुलर है। तो इफ डी टी अपॉन डी एस इज परपेंडिकुलर टू टी और एल्स डी टी अपॉन डी एस और डी टी बाई डी एस यदि 0 आ जाए तो भी क्या कहलाता है कि ये परपेंडिकुलर है। इन विच केस टी इज कांस्टेंट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ। जो भी आपका आर्क लेंथ यहाँ पर था, ये आर्क लेंथ। और दूसरा क्या है कि इट इज इन द फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट इज द कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। तो कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इसी से तो ये टेंजेंट निकलता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो जाएगा? कर्व विल बी टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। और यदि हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर को P से डिनोट करते हैं, N से डिनोट करते हैं, तो डी टी बाई डी एस इज इन द डायरेक्शन ऑफ N। और N कहाँ पर आ गया? ये आपका प्रिंसिपल नॉर्मल। ध्यान रखिएगा, ये N है, N है, ये डायरेक्शन कौन सा है? B है। और ये कौन सा है? टेंजेंट है, तो T आ जाएगा। सही है, ठीक है ना। अब ये प्लेन भी, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन, और इसको रेक्टिफाइंग प्लेन। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिएगा कि बाइनोमियल का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, बोलिए सर बाइनोमियल तो थ्योरम अलजेब्रा में पढ़े थे। तो जी नहीं, दे वर दी मल्टी टैलेंटेड, यहाँ भी उनका कुछ कंट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स कि थर्ड यूनिट वेक्टर बी इज डिफाइंड बाई, बी जो है हम डिफाइन करेंगे किससे? टी क्रॉस एन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इक्वल टू टी क्रॉस एन। इट इज कॉल्ड बाई नॉर्मल एट पॉइंट पी। ठीक है ना। टी एंड एन आर द यूनिट वेक्टर। B is also called a unit vector perpendicular to both T and N, hence the normal to the osculating plane. Thus, at each point P of a space curve, there are three mutual perpendicular. ठीक ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? T इक्वल टू N इंटू बी। ध्यान दीजिए, T कहाँ है? T इक्वल टू B इंटू N। फिर N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? B इंटू N इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, N इक्वल टू B इंटू टी। या यही जो है आप B इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? T इंटू एन। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? यही, B इक्वल टू T इंटू एन। ठीक ना। दिस मूव्स बेसिकली फॉलोइंग थिंग्स कि दी जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टी इंटू एन। ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस प्लेन के? बाइनोमियल। सिमिलरली दिस प्लेन
दिस प्लेन दैट मीन्स कि टी एंड बी, एंड इट विल बी गवर्न बाय द प्लेन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल ऑस्किलेटिंग प्लेन। ठीक है, उसी तरह से ये प्लेन और ये प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, टेंजेंट का। उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आता है कर्वेचर का, किसका, कर्वेचर का। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखने वाली चीज है। इफ द आर्क रेट ऑफ टर्निंग ऑफ द टेंजेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ dt by ds, dt by ds is called the curvature of the arc and it is denoted by small k। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल नॉर्मल, तो प्रिंसिपल नॉर्मल की बात करते हैं यहां पर। प्रिंसिपल नॉर्मल की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल नॉर्मल जो है आपका एन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी टी बाई डी एस इक्वल टू के इंटू एन। यहाँ पर के क्या है, ध्यान दीजिएगा, के क्या है, जो है रेट ऑफ जो है टर्निंग ऑफ द टेंजेंट इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ द कर्व। ठीक है ना, तो के क्या है, कर्वेचर ऑफ द कर्व, के इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ द कर्वेचर ऑफ कर्व। ठीक है ना, और डी टी बाई डी एस को हम लोग बोलते हैं कर्वेचर ऑफ द या द आर्क ऑफ टर्निंग ऑफ द टेंजेंट, द आर्क ऑफ टर्निंग, सॉरी, द रेट ऑफ turning of the tangent। ठीक ना, अब एक सेकेंड लास्ट पॉइंट बच गया है आपका, क्या, टोर्सन। टोर्सन मतलब क्या, ट्विस्टिंग। कर्वेचर तो आप टर्निंग इफेक्ट जोड़ लिए, सिमिलर ये भी यही होता है। जो बी वेक्टर है आपका, बी वेक्टर है, ये प्लेन ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे, और इसको ऐसे या ऐसे जो है हम घुमाते हैं, तो ये टॉर्सन पैदा करता है। और बी जो है इसका लिखने का तरीका होता है डी बी बाई डी एस डॉट बी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि डी बी बाई डी एस इज परपेंडिकुलर टू बी है। ठीक है ना, अब चूंकि बी डॉट टी क्या है, जीरो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बी बाई डी एस इंटू टी प्लस बी इंटू डी टी बाई डी एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डी टी बाई डी एस इक्वल टू जीरो, सही है। और इसी को हम लिख सकते हैं कि डी वी बाई डी एस डॉट टी प्लस बी इंटू के एन लिख सकते हैं। के एन अभी हम आपको बताए थे कहीं पे, ये देखिए डी टी बाई डी एस को के एन लिख सकते हैं कि नहीं, तो के एन इक्वल टू जीरो, दैट इज डी बी बाई डी एस डॉट टी इक्वल टू जीरो, डॉट टी इक्वल टू जीरो, सही है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो डी बी बाई डी एस है, बेसिकली जो डी बी बाई डी एस है आपका, डी बी बाई डी एस, ठीक है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड टी, इज परपेंडिकुलर टू बी एंड टी, ठीक है ना। एंड पर यदि ये दोनों के परपेंडिकुलर है, देन पैरेलल टू एन, पैरेलल टू क्या हो गया, एन। तो द आर्क रेट ऑफ टर्निंग ऑफ बाई नॉर्मल, दैट मीन्स की डी बी बाई डी एस इज कॉल्ड टोर्सन ऑफ द कर्व। यहाँ पर लिख भी देते हैं, द आर्क रेट ऑफ turning of the binomial that is magnitude of dB by ds is called the torsion of the curve। ये टोर्सन ऑफ द कर्व याद रखना है।
क्या है ये, टोर्शन ऑफ द कर्व, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, टाउ से। तो अब आप लिख सकते हैं डी वी बाई डी एस इक्वल टू माइनस टाउ एन। ये माइनस सिर्फ जो है आपका साइन इंडिकेट करता है, नथिंग एल्स। ठीक है, कि डी वी बाई डी एस एन के डायरेक्शन में है। अब डी एन बाई डी एस निकालना हो, यदि आपको, ठीक है ना हो, एक तो ये याद रखिएगा, जब डी एन बाई ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब बात आती है आपको डी एन बाई डी एस निकालने की, डी एन बाई डी एस निकालना हो, तो आपको ये मालूम है कि n इक्वल टू बी इंटू टी होगा। कर्व आप देख सकते हैं, कर्व आपके सामने है, n इक्वल टू बी क्रॉस टी लिखे हैं। n क्या है, b और t के परपेंडिकुलर है, इसी को तो हम टोर्सन लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यही जो है डी एन बाई डी एस निकालना है, मतलब n इक्वल टू बी इंटू टी। तो अब डी एन बाई, यहाँ पर डी एन बाई डी एस आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी एस इंटू टी प्लस बी इंटू डी टी बाई डी एस। डी बी बाई डी एस को क्या लिखेंगे हम, अभी लिखे हैं टाउ एन, तो माइनस टाउ एन क्रॉस टी प्लस बी क्रॉस डी टी बाई डी एस को अभी हम कहीं लिखे थे, क्या लिखे हैं, के एन अभी लिखे हैं कहीं पर, देखिए डी टी बाई डी एस कर्वेचर, डी टी बाई डी एस क्या है, कर्वेचर, और इस कर्वेचर को हमने क्या लिखा था, यहाँ पर क्या लिखे थे, के एन। ठीक है, यहाँ पर जो है अब डी एन बाई डी एस को क्या लिख सकते हैं, माइनस टाउ एन इंटू टी, एन इंटू टी को क्या लिखते हैं हम, बी, एन इंटू टी को, देखिए यही तो है परपेंडिकुलर निकालना, एन क्रॉस टी को क्या लिखेंगे, बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ बी माइनस के, और बी क्रॉस एन को क्या लिखे हैं अभी हम, टी, बी क्रॉस एन, यहाँ पर देख लीजिए बी क्रॉस एन को टी, यह क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकला। ठीक ना, तो इस तरह से आप डी एन बाई डी एस निकाल सकते हैं। और ये जो आपका इक्वेशन सब निकल रहा है ना, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, एक और इसके पहले था, कहाँ पर है, ये है आपका 1 नंबर कर्वेचर का इक्वेशन, दूसरा नंबर था ये टोर्सन का, और तीसरा ये निकला आपका। इन दोनों के हेल्प से, इन दोनों की मतलब इसकी और इसकी शादी हो गई, तो तीसरा ये निकल करके आ गया। ठीक ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं कई बार कि फ्रेनेट फार्मूला, इस सब को ही हम लोग मिला करके क्या बोलते हैं, फ्रेनेट फार्मूला। ठीक ना, फ्रेनेट फार्मूला फॉर स्पेस कर्व, फॉर स्पेस कर्व। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो के है आपका, इसी को हम लोग कई बार जो है लिखते हैं रो इक्वल टू 1/k। ठीक है ना, ये रो भी क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और सिग्मा जो है इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/टाउ, टाउ क्या है, टोर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका टोर्सन और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब किसी प्लेन कर्व के लिए, फॉर प्लेन कर्व टाउ इक्वल टू 0 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन एक कर लेते हैं छोटा सा, क्योंकि टाइम काफी हो गया। ठीक ना, क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व। ठीक ना, देयर आर 2 कर्व, सपोज r इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस 2tj और माइनस टी क्यू के है। ठीक ना, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड, अब इसी से 2 कर्व बन रहा है मान लीजिए, तो फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व एट पॉइंट
मान लीजिए 1 -1 और 1 है, ठीक ना, या +-1 जैसा भी आपको लिखना हो। अब देखिए किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट निकालना हो, ठीक है, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट निकालना है बेसिकली। तो क्या निकालते हैं हम लोग, dr/dt, मतलब क्या क्या निकलेगा, 2ti प्लस 2, ठीक है, सिंपल 2j माइनस 3t² के, सही है। अब टेंजेंट निकालना एट 1 और -1, तो t1 निकालते हैं आप, तो t1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2i प्लस 2j माइनस 3k, और t2 कहाँ पर निकालेंगे, ये निकाले हैं आप कहाँ पर, -1 पर, और ये कहाँ निकालना पड़ेगा, 1 पर, ठीक है, -1 और 1 कोई दो, तो ये तो +1 पर निकाल लिए, -1 पे ये मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -2i प्लस 2j, और इधर क्या हो जाएगा, -3k, ठीक ना। तो एंगल बिटवीन जो है T1 एंड T2 क्या लिखते हैं आप, एंगल बिटवीन T1 एंड T2 क्या होता है, T1 डॉट T2 इक्वल टू T1 T2 cos थीटा। अब यहाँ cos थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं आप, क्या निकलेगा, T1 डॉट T2 अपन T1 T2, ठीक है। अब यहाँ पर T1 T2 निकालिए जरा सा, एक तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक ना, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ मैं थोड़ा रफ में कर देता हूँ, ये T1 T2 डॉट करेंगे, T1 डॉट T2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 -4, ये 2 2 +4 और 3 3 +9, तो टोटल मिलाकर क्या हो गया 9, तो T1 T2 तो 9, T1 कितना आएगा मोड, ये T1 T2, T1 इसका स्क्वायर, तो 4 + 4 + 9 कितना आ जाएगा, 4 4 8 और 9 17, तो √17, और T2 क्या आएगा 4 4 9, मतलब ये भी √17, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू T1 T2 क्या आया 9, और ये क्या हो गया √17, और ये √17, और ये जब थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स दिस मच होगा कि नहीं, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 9/17, ये आंसर निकल करके आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहले तो हमने स्केलर और वेक्टर क्या होता है ये हमने बताने की कोशिश किया, उसके बाद हमने आपको बताए कॉन्सेप्ट किसका, वेक्टर का, ठीक है ना, वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया आपको हम। कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि यहाँ पर किस तरह से किसी फंक्शन को हमने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स कि डिपेंडेबल वेरिएबल हो गया ये, तो ये वेक्टर हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, फिर ये कुछ जनरल रूल्स हमने आपको बताए, ठीक है ना, क्या बताए, जनरल रूल बताए, और जनरल रूल्स बताने के बाद ही जो है हमने इसमें एक न्यूमेरिकल करा दिए छोटा सा, ठीक है ना, छोटा सा न्यूमेरिकल कराने के बाद कर्व इन स्पेस बताए थे आपको, ठीक है ना, कर्व इन स्पेस बताए आपके सामने है, जिसमें कि मुख्य रूप से टेंजेंट का कॉन्सेप्ट बताया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट टेंजेंट का कॉन्सेप्ट था। टेंजेंट के कॉन्सेप्ट के बाद आपको बताए प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, प्रिंसिपल नॉर्मल ये भी आपके सामने है, ये ग्राफ याद रखिएगा, ये सब कुछ जो है कैसे टेंजेंट से नॉर्मल कैसे निकालते हैं, बाई नोमियल एक्सिस क्या होता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये सब हमने आपको बताया, बाइनोमियल बताए, कर्वेचर बताए, और टोर्सन बताए, और आपको ये टोर्सन निकाल करके भी बताए, और इसी को हमने बताया था कि फ्रेनेट फार्मूला इसको कहते हैं, इस तरह के इक्वेशन को, और जाते जाते एक न्यूमेरिकल भी करा दिया दोस्तों। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग। वेक्टर कैलकुलस लिटिल बिट टफ है,
लेंदी हम इसको नहीं अब टफ बोलेंगे, पहले वाले में तो हम बोल देते थे कि लेंदी है टफ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ने और सीक्वेंस में देखे बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको देखेंगे और आपसे इस तरह के क्वेश्चन बन जाएगा। इस उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं, फिर किसी नए वीडियो में जिसमें कि हम वेक्टर के, अच्छा देखिए वेक्टर कैलकुलस जो है लेक्चर नंबर 281 से लेकर के आपका 295 तक जाएगा, ध्यान रखिए 15 लेक्चर में इसको हम समेटने की कोशिश करेंगे along with सम न्यूमेरिकल। ठीक है, आज यहीं तक। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।